गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर लक्ष्मी गुप्ता, सह प्राध्यापक समाजशास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। आज हम इससे पहले वाले वीडियो उपकल्पना का अर्थ, परिभाषा और विशेषता के बारे में जो हमने चर्चा की थी, उससे हम आगे बढ़ते हुए आज हम चर्चा करेंगे उपकल्पना का हमारे जीवन में क्या महत्व है और उपकल्पना कितने प्रकार की देखने को मिलती है। वैसे तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी सामान्य विचार जो व्यक्ति के मन में उपजता है वह एक सामान्य उपकल्पना हो सकती है, जिसकी सत्यता की परीक्षा अभी बाकी है। अर्थात जिसे ये चेक करना होता है कि हमने जो उपकल्पना बनाई है वो सही है या गलत है। हमारी उपकल्पना सही भी साबित हो सकती है और हमारी उपकल्पना गलत भी साबित हो सकती है, और दोनों ही अवस्था में हमारी उपकल्पना उपयोगी उपकल्पना मानी जाती है। उपकल्पना एक सामान्य सा विचार है जो अनुसंधान का आधार होती है और जो अनुसंधान का मार्गदर्शन करने का कार्य करती है। आज हम उपकल्पना के जिस प्रमुख भाग के बारे में आपसे चर्चा करेंगे वह है उपकल्पना के प्रकार। समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञानों में अनेक प्रकार की उपकल्पनाओं का प्रचलन है। यह उपकल्पना सामाजिक तथ्य, घटनाओं, समस्या की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्य, इन बातों पर निर्भर करती है कि हमारी उपकल्पना किस प्रकार की होनी चाहिए। अलग अलग विचारकों ने उपकल्पना के संदर्भ में अलग अलग विचार व्यक्त किए। सुविधा की दृष्टि से गुडे तथा हार्ट ने इसे प्रमुख तौर पर 3 भागों में विभक्त करके समझाने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत प्रथम आपने बताया है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित उपकल्पना। ये उपकल्पना मानव के सामान्य ज्ञान, दैनिक अनुभवों, कहावतों, लोकोक्तियों पर आधारित होती है। जिस उपकल्पना की जांच करना अभी शेष है। दूसरा है जटिल आदर्श प्रारूप से संबंधित उपकल्पना। इस प्रकार की उपकल्पना में प्राय एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर अन्य तथ्यों की परीक्षा करने का प्रयास किया जाता है। तीसरी और प्रमुख जो गुडे तथा हार्ट ने अपने इस व्याख्या में या इस विवरण में स्पष्ट की है, वो है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित उपकल्पना।
कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारणों का परिणाम होती है, लेकिन कोई ना कोई एक प्रमुख कारक होते हैं और अन्य कारक सहायक कारक के तौर पर जाने जाते हैं। जब इस प्रकार की कल्पना का निर्माण किया जाता है तो उसे बोला जाता है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित उपकल्पना। इसके अतिरिक्त सामान्य तौर पर हम देखते हैं कुछ सकारात्मक कथनों से संबंधित उपकल्पना होती हैं, कुछ उपकल्पनाएं नकारात्मक तथ्यों से संबंधित होती हैं, कुछ शून्य कथनों से संबंधित होती हैं। ना तो वो नकारात्मक उपकल्पनाएं होती हैं और ना ही वह सकारात्मक उपकल्पनाएं होती हैं, इसलिए उन्हें शून्य कथनों से संबंधित उपकल्पना का नाम दिया जाता है। अंत में यह कहा गया है कि कुछ उपकल्पनाएं कामचलाऊ होती हैं। कामचलाऊ से तात्पर्य किसी भी विषय के बारे में हमारा जो सामान्य ज्ञान है उसके आधार पर हम उस विषय के बारे में जो सोच रखते हैं वह उस विषय की उपकल्पना के तौर पर जानी जाती है, जिसे हम काम चलाऊ उपकल्पना के नाम से भी संबोधित कर सकते हैं। इस प्रकार गूढ़े तथा हाट ने उपकल्पना का वर्गीकरण इस प्रकार करने का प्रयास किया है। थैंक यू।